ठीक है। तो बेसिकली हम अभी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट यू शुड नो सम ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जैसे आईआईटी रुड़की जो है, इट वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स, द चीफ इंजीनियर हु एक्चुअली वर्क फॉर गंगा कैनाल सिस्टम। और फिर अंग्रेजों के टाइम में ही कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, जैसे पटना यूनिवर्सिटी या फिर मद्रास यूनिवर्सिटी। ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं जो अंग्रेजों के टाइम में बनाई गई थी। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था बिफोर ब्रिटिश, इट वाज मोर ऑन द बेसिस ऑफ टीचर्स एकेडमी ना। मतलब कोई एक टीचर जो है वो खुलता था, और बहुत पहले चले जाओगे तो यूनिवर्सिटी सिस्टम भी था। दैट वाज अगेन वेरी फोकस्ड अबाउट टीचर बेस्ड लर्निंग। तो उस समय जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं तुम्हें कि नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि जैसे हॉस्टल्स जो बने हुए थे ना, वो हॉस्टल्स होते थे डिपार्टमेंटल वाइज। जैसे मेडिसिन का एक हॉस्टल है या फिर फिलोसफी का एक हॉस्टल है, और हॉस्टल जिसके उस डिपार्टमेंट का जो मेन टीचर जो है वो उसी हॉस्टल में रहता था, और उसकी क्लास उसी हॉस्टल के बीच में कोर्टयार्ड में चलती थी। तो ऐसा नहीं था कि सम पीपल कैन नॉट अटेंड द अदर क्लासेस, बट मेजर क्लासेस तो वहाँ पे जैसे हम लोग का एकेडमिक डिपार्टमेंट होता है ना, दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन हॉस्टल्स ओनली। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। तो कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में भी। और इनफैक्ट ऐसा मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जितने भी पांच छह यूनिवर्सिटीज थी नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम में, जो कंटेम्प्रेरीज यूनिवर्सिटीज थी, they were also having connections between them, much like these days universities की faculty exchange या student exchange के programs भी हुआ करते थे। और फाइनेंसिंग इज मेजर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंसिंग जो होता था वो नालंदा यूनिवर्सिटी में तो ऐसे था कि जो वहाँ के करीब 21-22 गांव जो थे, विलेजेस, उनसे यूनिवर्सिटी खुद टैक्स लेती थी, और विद दैट टैक्स मनी यूनिवर्सिटी रन होती थी। कई बार इन बिटवीन टाइम में किंगडम से या जो भी राजा होते थे उनसे भी कंट्रीब्यूशन मिलता होगा, बट जो उनकी रेकरिंग एक्सपेंडिचर थी जो इससे होती थी। Students were appointed with a very high level entrance test kind of thing. So once they are admitted, I think there was no fee for that ना। मे बी हिस्टोरिकली ऐसा हो कि कुछ उनकी एंट्री फी होती हो, बट ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है हमारे पास। तो हिस्ट्री में हम कम जाएंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ और इवेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो लाइक द ब्रिटिशर्स लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद यूनिवर्सिटी सिस्टम जो मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सिस्टम है। इसको हमने अडॉप्ट किया। सो फिर यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी सिंस एजुकेशन वाज इन कंकरेंट लिस्ट, हायर एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट, ये तुम्हें याद रखना है कि हायर एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। तो state government were also responsible to promote higher education in their states, और central government can also work for हायर एजुकेशन। तो पहले तो बहुत लिमिटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विजुलाइज किया गया, जैसे जेएनयू हुआ या बीएचयू जो ब्रिटिश टाइम से ही था, तो बीएचयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एंड बहुत पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, फिर दोबारा उसको स्टेट यूनिवर्सिटी किया गया, फिर उसको दोबारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी किया गया। तो पहले करीब 9-10 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही थे। ठीक है। उसमें कुछ जैसे हर स्टेट में तो नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में थे जो पुराने यूनिवर्सिटीज थे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि इंटायर ऑपरेशंस और जो भी रेकरिंग कॉस्ट है दे विल बी फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ी क्वालिटी उनकी बेटर हुआ करती थी बिकॉज ऑफ लेस इंटरफेरेंस ऑफ लोकल लीडरशिप और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को हमेशा एक मतलब ऐसे विजुलाइज किया गया कि दे विल बी हाई ऑन क्वालिटी। ठीक है। और इसके साथ जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी विजुलाइज की गई, जब स्टेट्स ने अपने हर स्टेट ने अपने अपने स्टेट में डिपेंडिंग अपॉन द नीड दे एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज। तो एक मेजर डिफरेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में ये भी है, और ये भी था कि इसमें जो भी एजुकेशन होती थी वो यूनिवर्सिटी प्रेमिस में ही होती थी।
मतलब कि देयर वर नो कॉलेजेस विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट टू दिस यूनिवर्सिटी। एक्सेप्शन में हालांकि डीयू को बाद में जब दिल्ली में देखा गया कि दिल्ली में जब डीयू बनाई गई तो दिल्ली के कॉलेजेस को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिया गया। तो ऑल द कॉलेजेस अराउंड 70+ कॉलेजेस हैं। तो डीयू के कॉलेजेस क्या है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेजेस हैं अदर देन दोज कॉलेजेस जो स्टेट के थ्रू स्टैब्लिश्ड है। तो ये ज्यादातर कॉलेजेस जो हैं डीयू के वो बिफोर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस किसी न किसी फैमिली के थ्रू या ट्रस्ट के थ्रू स्टैब्लिश किए गई है। तो आज भी उनके ऑपरेशंस में उन ट्रस्ट का उस मैनेजमेंट बॉडी का बहुत से है। तो करिकुलम फी all the expenditures are being provided by government, but the management part is being dealt by the college itself. तो तुम देखोगे कि अभी रिसेंटली जो डीयू के डिफरेंट कॉलेजेस में फैकल्टी रिक्रूटमेंट हुई वो कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी ने अपने एंड से किया, डिस्पाइट देयर वाज अ बिग डिबेट कि सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, बट वो अपने एंड से किया। तो हालांकि बीएचयू में भी एक दो कॉलेजेस या मतलब हालांकि अब तो 3-4 कॉलेजेस हैं, आर्य महिला वसंता वुमेन्स, तो यू डोंट नीड टू नो दोस। तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज उनको बनाया गया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेसिकली क्या होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं होना चाहिए, और होता था यूनिवर्सिटी के ही डिपार्टमेंट्स होते थे जो यूजी पीजी और रिसर्च लेवल की पढ़ाई कराते थे, ठीक है, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कराते हैं और कराते थे। फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये प्राइवेट नहीं, सॉरी प्राइवेट नहीं ना, सेंट्रल और स्टेट। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनका रोल होता था कि बहुत सारे कॉलेजेस के एग्जाम्स करिकुलम इन सबको मैनेज करना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ है तो देर वुड बी अ नंबर ऑफ कॉलेज, 100+ कॉलेजेस होंगे जिसके पूरी करिकुलम या एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो यूनिवर्सिटी बॉडी मैनेज करती है, और फिर कॉलेज एंड पे अपना वो लोकल बॉडी होती है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। तो अब जो कॉलेज इसके अंडर में होते हैं वो दो टाइप के होने शुरू हो गए, बिकॉज एजुकेशन हायर एजुकेशन की नीड बढ़ती गई, बिकॉज नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स वेर राइजिंग। जैसे जैसे लोग पढ़ते गए, बोर्ड पास किए, तो उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, तो गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउड प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो। तो फिर यहाँ पे आपको देखोगे कि दो तरह का है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, एक बोलते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज है, एंड देयर वर सम कॉलेज व्हिच वर कॉल्ड एफिलिएशन एफिलिएटेड कॉलेज। तो एफिलिएटेड कॉलेज वो कॉलेज होते हैं जो प्राइवेटली मैनेज्ड होते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज का एग्जाम करिकुलम ये सब तो यूनिवर्सिटी मैनेज करती थी, बट स्टाफ्स की सैलरी या इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजों पे यूनिवर्सिटी का कोई से नहीं होता था। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के फंडामेंटल डिफरेंस क्या होने चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में बहुत मतलब अराउंड 2004-3 के आसपास बहुत सारे मतलब एजुकेशन के एक्सपेंशन की जरूरत हुई। तो टू इवेंट हैपेंड जो तुम्हें पता है, अगर मतलब समझना चाहिए। एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो बननी शुरू हो गई। उसको हम लोग बोलते हैं हर स्टेट का सेक्शन 8, हायर एजुकेशन लॉ सेक्शन 8, आई थिंक सेक्शन 8 है या 18 है। इसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट कैन पास और गिव लाइसेंस टू एनी इंस्टीट्यूशन टू ओपन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो जितने भी जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी या फिर इस तरह के जो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर सुनते हो, वो तब स्टार्ट हुए। उससे पहले दे वेयर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज। पहले कॉलेज हुआ करते थे, जब उनको ये अलाउ हो गया कि वो यूनिवर्सिटी बना सकते हैं तो दे स्टार्टेड देयर ओन यूनिवर्सिटी। तो वो एक वो था। सेकंड एक वो किया गया कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो थे, इंजीनियरिंग कॉलेज को कई सारे स्टेट ने यूनिवर्सिटी के कंट्रोल से हटा दिया। यूनिवर्सिटी के कंट्रोल से हटा दिया बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ दो चीज़ें होती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक इनको यूनिवर्सिटी बॉडी भी चाहिए थी,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी हम बात करेंगे एनआईटी और बीआईटी वाले केसेस की अलग से। यूनिवर्सिटी का भी वो चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी इज एन काइंड ऑफ critical component for any higher education to get done. तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, यूनिवर्सिटी सिलेबस डिसाइड करती है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हम अपना सिलेबस बनाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते थे, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते थे। और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इंजीनियरिंग कॉलेज नीडेड एन यूनिवर्सिटी। तो जो पुरानी यूनिवर्सिटीज थी, उससे हटाकर स्टेट में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेवलप करने का डिसाइड किया गया। तो जैसे तुम कभी सुनते होगे यूपीटीयू ना, या उसका नाम ऐसे अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बट पहले ये यूपीटीयू, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी। इसी तरह से बिहार में आर्यभट्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज डेवलप की गई। वो उस स्टेट के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए सिलेबस और बाकी चीज़ों का एग्जाम कंडक्ट कराना, जिससे कि असेसमेंट पार्ट हो या उसकी क्वालिटी का पार्ट हो, वो एश्योर किया जा सके। सेकंड मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो होती है एआईसीटी। तो पहले क्या था कि एवरीथिंग वाज अंडर यूजीसी। यूजीसी तुम जानते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, व्हिच यूज्ड टू मैनेज और कंट्रोल और डिसाइड द रेगुलेशंस फॉर यूनिवर्सिटीज। इसको हम रेगुलेटरी एज वेल एज डायरेक्शनल बॉडी कर सकते हो, या फिर ये एक सुप्रीम बॉडी है जो डिसाइड करती है कि यूनिवर्सिटी के फंक्शंस कैसे होने चाहिए, उनका कोर्स का टाइम ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए। Such kind of detail will be made and regulated through UGC. But later it was realized कि engineering needs more robust regulation, more robust regulation, and we also need multiple engineering colleges, so that we need to also accept or invite private institution to provide engineering degrees. तो AICT बनाई गई, तो every engineering college needs to get approval from AICTE also. Although it's not a very strong regulatory body, but इसके कुछ minimum criteria होते हैं, जैसे 10 एकड़ का लैंड होना चाहिए कॉलेज के पास, कुछ समथिंग 5000 स्क्वायर फीट का या 4000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें 5000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स, 20+ जर्नल्स। इस तरह के यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो 15:1 होना चाहिए मिनिमम। तो इस तरह के कई सारी रिक्वायरमेंट को वो लोग लिस्ट करके उसको वेरीफाई करके ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को अलाउ करते थे। और फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो किसी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से उसकी एफिलिएशन है, उसके अंडर में काम करती थी। तो करती है, अभी भी करती है। बट ये तो वो हमारा जो स्टेट लेवल पे चल रहा है या वो। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एंड से भी अलग से दे एस्टेब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे तुमने सुना होगा कि आईआईटी है ना, या फिर बाद में ट्रिपल आईटी आया। ठीक है, फिर ट्रिपल आईटी आया या आईआईटी आया। तो इस दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो पहले आईआईटी बनाया गया, इसमें इन यूनिवर्सिटीज को दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन यूजीसी, नीदर ऑन एआईसीटी। दे आर दे कॉल्ड, दे मतलब इनको बोला गया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ना। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मतलब इनको जो है जो दोनों रिक्वायरमेंट होती है जो किसी भी कॉलेज के लिए, एक यूनिवर्सिटी की और एक आईसीटी की, दोनों रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है ना। दे विल बी सेंट्रली फंडेड, they will promote research, they will promote education, they can experiment with education, they can experiment with एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, है ना। तो इस तरह से इनको बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पहले तो मतलब इट वाज एक्टिंग लाइक एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह। बट लेटर वी आल्सो मेड सम एक्ट्स, जैसे आईआईटी एक्ट। अब जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन है, तुम देखोगे कि इनका एक एक्ट बना हुआ है, ट्रिपल आईटी एक्ट है, या एनएलयू एक्ट है, या आईएम एक्ट है। तो ये सब जो एक्ट के थ्रू जो बनता है, ये दे बिकम अ सेपरेट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो एक डिफरेंस क्या है कि जैसे आईआईटी और ट्रिपल आईटी में एक डिफरेंस क्या है कि आईआईटी इज बीइंग मतलब स्टैब्लिश्ड बाय कंप्लीटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ट्रिपल आईटी जो है वो है कि ये पीपीपी मॉडल पे, मतलब पहले तो 2 ट्रिपल आईटी बनाए गए आईआईटी जैसे,
बट लेटर इट वाज वो थॉट कि हम पीपीपी मॉडल पे ट्रिपल, ये अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एवरी ट्रिपल आईटी वाज गिवन अ मेंटर, इंडस्ट्री मेंटर आल्सो। तो जैसे मान लो कि कोई ट्रिपल आईटी लखनऊ है, तो वो HCL या फिर इस तरह किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोलैबोरेट करके खुलेगा। इसमें ऐसा इसलिए भी जरूरी था बिकॉज प्लेसमेंट की या फिर करंट एकेडमिक नीड्स की या इंडस्ट्री नीड्स की को अंडरस्टैंड करना, या फिर एक इंडस्ट्री मेंटर होना भी जरूरी होता है। इसलिए इसको इस पॉलिसी को लगाया गया। उसके बाद तुम देखोगे NLU, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NLU और IIMs, दीज आर क्वाइट सिमिलर। इसमें ये कॉलेजेस जो हैं इसमें बहुत डिफरेंट तरीके से अब इसको बनाया गया। मतलब पहले तो IIMs वगैरह चलता था, तो पहले की बात अलग है, बट जब नए IIMs बनने लगे, ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा IIMs का या NLU का, तो अब इनका जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो पहले जितने भी IIMs NLU या ट्रिपल आईटी थे वो IIT एक्ट की तरह थे, बट लेटर उनको डिस्क्रीट कर दिया गया, अलग अलग बना दिया गया। तो आप देखोगे कि इसमें क्या है कि जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, इवनिंग में 8:30, 8:30 इवनिंग। एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट जो है, मतलब लैंड एक्विजिशन से लेके एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट एक बार में दे देती है। हालांकि एक बार में नहीं देती, 2-3 बार में देती है। और एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर देती है कि ये आपको एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट मिलेगा। एंड देन ऑल द अदर रेकरिंग कॉस्ट, है ना, रेकरिंग कॉस्ट जो है वो एक कॉलेज को खुद ही डेवलप करना पड़ता है या निकालना पड़ता है। इसीलिए देखोगे कि तुम IIMs के या फिर NLU के कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, है ना, बिकॉज तुम देखोगे कि IIM का फी अराउंड 22 से लेके 28 लाख तक है। NLU का फी भी एवरी ईयर इट इज़ लाइक किसी किसी का 2.5 से लेकर 4.5 लाख तक का है पर ईयर। तो ये जो हाई कॉस्ट है, uh, वो इसलिए किए गए, गवर्नमेंट वांटेड टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट आल्सो, बट आल्सो गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू स्पॉन्सर द स्टडी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। उन्होंने बोला कि ठीक है, जिन लोगों को जरूरत है कि दे वांट टू गेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, दे कैन गो एंड ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स वो अच्छा होगा तो उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी entrance भी डिफिकल्ट होगी, but आप once you qualify the entrance, you can get loan or you can pay by yourself and study। ठीक है, because it also guaranteed employment and other benefits long term। तो एक तो ये सिस्टम डेवलप किया गया। जब ये थोड़ा सक्सेसफुल है तो गवर्नमेंट ने इसी तरह के और भी इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रही है। जैसे तुम देखोगे कि अभी रिसेंट टाइम्स में some universities has been developed, like राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, या फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज है, NFSIU, ठीक है, NFSU ये है। इस तरह के कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेसिफिक डोमेन के लिए डेवलप किए गए। इनका भी जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है, government will give you the land as well as establishment cost, rest you have to generate by yourself। ठीक है, तो उसमें डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना और सपोर्ट कर सकती है, कितने टाइम तक सपोर्ट कर सकती है, वो डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस मॉडल पे खुले हैं। तो जो अब तुम देखो, तो अब अगर मेडिकल की भी बात करें तो मेडिकल में भी इसी तरीके से है कि you have some central government institutions like AIMS। तो एम्स में क्या है कि ये सेंट्रली फंडेड है, इवन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। तो ये सेंट्रली फंडेड है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इंस्टीट्यूशन है, और एवरी कॉलेज नीड्स टू बी वेरीफाइड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें अब प्राइवेट को भी, इन पहले प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं इनवाइट किया जाता था मेडिकल एजुकेशन के लिए, अब प्राइवेट कॉलेज को भी इनवाइट किया जाता है। तो इसमें एक क्या होता है कि इसमें एक मैंडेटरी कंडीशन होती है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी तभी खोल, मतलब मेडिकल कॉलेज तभी खोल पाएगा when he will the institution will have up and running
hospitals with some certain ICU or patient outdoor patients और डेली आउटडोर पेशेंट, so ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको तो इस तरह से तुम देखोगे ना कि एवरीवेयर इट हैज बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि कैसे यूनिवर्सिटी बन रही है, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, ऑपरेशनल डिटेल्स क्या होंगे, हु विल बी द गाइडिंग वो। अब जैसे मान लो कि इवन इसी मोडस ऑपरेंडी पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अब यूनिवर्सिटी खोलना शुरू कर दिया है। जैसे तुम देखोगे कि दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस इसका भी यही है, द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड land and establishment cost, a certain level cost. Rest university needs to get from students. तो तुम देखोगे कि जहाँ ड्यू का फी 2,000 रुपये पर ईयर का होता है, इन इन लोगों का फी करीब 50,000 पर ईयर तक चला जाता है। सिमिलरली गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है यूपी में, तो वो भी इसी मॉडल पे है। तो दिस इज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स। बट ये है कि किसी भी नए मॉडल के हिसाब से पुराने मॉडल को इग्नोर नहीं किया गया है। जैसे तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है, तो इट बेसिकली सेज कि एवरी स्टेट विल हैव एटलीस्ट वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो तुम देखोगे कि 2006-2008 के टाइम पे जितने भी स्टेट्स थे सब जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी डाली गई। एंड बिहार जैसा स्टेट है जहाँ पे कंफ्यूजन में या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई में दो दो जगह पे भी मिल गया। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में मिल गया, और हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, और गया में भी मिल गया। तो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इट विल बी रन एज पर द वेरी मतलब सबसे पहले टाइप के यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर में है। स्टेट यूनिवर्सिटी भी अभी भी एक्ट करती है पुराने तरह के, बट अब नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट और स्टेट। जैसे मान लो कि पहले जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन थे, जैसे जो प्राइवेट बॉडीज ने स्टेब्लिश किया, जैसे टेस है या फिर आईआईएससी है, जिसको स्टैब्लिशमेंट और लैंड ये सारी तो किसी प्राइवेट बॉडी ने करा, बट गवर्नमेंट अडॉप्टेड द इंटायर इंस्टीट्यूशन, बट दे कीप इट एज अ वेरी सेपरेट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इवन टेस्ट आईआईएससी या इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, टीआईएफआर, इसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। दे हैव स्टार्टेड फंडिंग दिस, बट दे केप्ट द इंस्टीट्यूशनल रोल इंटैक्ट कि वो कैसे रन करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे। वो सब चीजें उन्होंने छोड़ दी। हालांकि थोड़ा बहुत इंटरवेंशंस हैं, लेकिन कुछ चीजों में है कुछ चीजों में नहीं है, ऐसे कई तरह के मतलब मिक्स मैच सिस्टम है। तो एनीवे मतलब दीज इंस्टीट्यूशन आर नॉट लाइक अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फिर गवर्नमेंट ने बीच बीच में और एक्सपेरिमेंट किया साइंस एजुकेशन को टेक्नोलॉजी की तरह वेटेज देने के लिए। दे आल्सो एस्टेब्लिश्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसमें भी मल्टीपल लोकेशंस पे खोले गए हैं। इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट और आपका लैंड एक्विजिशन वगैरह गवर्नमेंट का काम था। बाकी इसकी पढ़ाई भी मतलब आईआईटी जैसे, मतलब दीज वेर एक्टिंग एज आईआईटी। इसमें कुछ रेकरिंग कॉस्ट दोनों तरफ से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंस्टीट्यूशन खुद भी डेवलप करती है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जब ओपन किया गया, तो बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेटली रन कर रही थी, दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक यूनिवर्सिटी। तो जैसे बिट्स पिलानी है या फिर तुम्हारा वो वीआईटी है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दीज वेयर बिफोर दैट एक्ट, दीज वेयर इंजीनियरिंग कॉलेजेस being they were offering only engineering courses, but later once they got the university status, they started offering the normal undergraduate and postgraduate programs also। ठीक है। इसके अलावे भी कुछ कुछ है, जैसे मतलब कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं होती हैं सरकार की, जिसको लेटर गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि दे कैन लॉन्च देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो उसकी जो डिग्री वगैरह होती है वो उस मतलब उनको फिर मिलता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का वो दिया जाता है कई बार, और कई बार किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से दिलवाया जाता है। तो जैसे तुम देखोगे कि एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, या फिर एक और इंस्टीट्यूशन है। तो इसकी जो डिग्री है अब ये रिसर्च इसमें एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन की तरह डाली गई, इसको एआईसीटी में भी नहीं डाला गया। तो इसकी जो डिग्री है दे वर प्रोवाइडेड बाय जेएनयू। ठीक है। और जैसे मान लो कि और कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जैसे
कोई भी मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम देता है, आईएमसी है, तो ये इनका इनका काम एजुकेशन का ही था। दे वर नॉट अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी स्टेटस वाले कॉलेज। तो ये पीजी डिप्लोमा वाले कोर्स चलाते थे, बट लेटर और लास्ट ईयर दे गॉट डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेचर। तो अब वो पीजी कोर्सेज, प्रॉपर पीजी कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं, विच विल बी अप्रूव्ड बाय ऑल द यूनिवर्सिटी। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एक बॉडी होती है जो ऐसे इंस्टीट्यूशन को इस तरह से आपको अलाउ करती है कि ठीक है, आपके आपके इस 2 ईयर प्रोग्राम को हम पोस्ट ग्रेजुएशन की मान्यता देंगे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी पैरेलल बॉडी भी डेवलप हुई। जैसे अगर तुम लॉ कॉलेजेस की बात करो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी एजुकेशन में अपना वो किया। फिर मेडिकल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, या फिर उसके बाद जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आई, बिकॉज इंडिया में हायर एजुकेशन की क्वालिटी पे बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि और ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो गवर्नमेंट कई सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती है, बट इट कुड नेवर अचीव द रिक्वायर्ड गोल। बट रिसेंटली जो चीज़ें जो चल रही हैं वो ये है कि नैक एक्रेडिटेशन है कि एवरी इंस्टीट्यूट शुड बी एक्रीडेटेड बाय नैक। एक्रीडेशन का मतलब होता है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नैक है, वो आपके कॉलेज को डिफरेंट क्राइटेरिया पे मेजर करेगी, एंड विद ऑन दोज क्राइटेरिया यू विल बी गेटिंग ABCD ऐसा सच स्कोर आपको मिलेगा। इसमें A+, A++ भी है। और एक दूसरा जो है NIRF रैंकिंग, ये भी पिछले कुछ सालों से रेगुलर कर रही है गवर्नमेंट। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें भी सारे इंस्टीट्यूशन को दे रैंक एज पर देयर स्ट्रीम, और स्ट्रीम के हिसाब से या फिर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी रैंक करती है। तो ये दोनों जो है आजकल के टाइम में टू मोटिवेट इंस्टीट्यूशन टू बिल्ड क्वालिटी और टू ब्रिंग क्वालिटी, ये इस पे है कि एक तो होता है कि अगर आपके नैक एक्रेडिटेड रहोगे तो आपके यहाँ एडमिशन अच्छे होंगे, बच्चे अच्छे आएंगे, NIRF रैंकिंग रहेगी तब भी। और फिर अब स्टार्ट होगा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट विल स्टार्ट पनिशिंग दोस इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन को लोग, गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की वो करती है, डिग्री मतलब वो देती है, मान्यता देती है। तो इसमें क्या होता है कि इनको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं। तो इस तरह का रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज को आउटसाइड कैंपस डालने के लिए भी अलाउ कर रही है। तो जैसे IIT दिल्ली ने, ये जीके की तरह तुमसे पूछा जा सकता है, IIT दिल्ली ने अबू धाबी में, और IIT मद्रास ने आई थिंक साउथ अफ्रीकन किसी कंट्री में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वहाँ पे उन्होंने कैंपस खोला है। तो आगे चल के और भी IITs होंगी। फिर पहले देखो तो एक इंस्टीट्यूशन जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, एक ही लोकेशन पे होता था, बट लेटर गवर्नमेंट ऑल्सो लेट इंस्टीट्यूशन टू ओपन देयर अदर कैंपसेस। तो जैसे तुम देखोगे कि IIM लखनऊ का दिल्ली सेंटर भी है, एंड सिमिलरली IIM इंदौर का मुंबई सेंटर है। तो इस तरीके से कई सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बार बार बनाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ टू बिग कंट्री। तो एजुकेशनल नीड के हिसाब से या डिपार्टमेंटल नीड के हिसाब से, डिपार्टमेंटल का मतलब स्ट्रीम वाइज नीड के हिसाब से गवर्नमेंट जो है एक्सपेरिमेंट करते रहती है। हाँ, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा था, तो इवन जैसे SERC है, या फिर CSIR के और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है। तो इनको क्या होता है कि कई बार ये आइदर PG कोर्स और PhD कोर्स चलाते हैं। तो वो PhD कोर्स जो है वो वैलिड कराया जाता है गवर्नमेंट के किसी बॉडी से, UGC से, और फिर वो PhD कोर्स चला सकते हैं। तो दे आर नॉट फुल फ्लेज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट दे कैन हैव PhDs और PG लेवल की स्टडीज वो करा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट है। तो अब क्या है कि जैसे मान लो कि एक बार तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट हो जाता है कि हाँ ऐसे चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर एनी न्यूज यू विल स्टडी, तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे फिट करता है। तो जैसे अभी कल ही कल 12 अगस्त है, तो कल हमारे पास NIRF की रैंकिंग आएगी। ठीक है, गवर्नमेंट रिलीज करेगी, ऐसा डेट दिया हुआ है। तो अब आने वाले टाइम में ऐसे कोई भी जनरल इवेंट होंगे या कोई जनरल नॉलेज का फैक्ट ये आएगा, जनरल नॉलेज नहीं मतलब कोई
इवेंट या न्यूज आएगा तो यू विल एबल टू रिलेट कि इट इज गोइंग टू वर्क वेयर। ठीक है। तो अभी जैसे इसमें कुछ कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी, हाँ एनआईटी आई डिड नॉट डिस्कस। एनआईटी को समझना जरूरी है। एनआईटी इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग अदर इंजीनियरिंग कॉलेज। एनआईटी का कंसेप्ट क्या होता है कि शुरू से इट वाज कॉल्ड रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंटर स्टेट मूवमेंट भी बहुत होता है बच्चों का, और बच्चे भी चाहते हैं कि हम दूसरे स्टेट पे जाएं और पढ़ें। तो एनआईटी रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फंड करती थी। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फंड करती थी इसके बनाने को लेकर। एंड 50% सीट्स जो है वो आउटसाइडर्स, मतलब आउटसाइड द स्टेट के लिए वो फिक्स होता था। तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वेर वेरी गुड अल्टरनेटिव ओवर आईआईटी। आईआईटी के बाद आरसीज को बहुत पसंद करते थे लोग, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होता था, तो फैसिलिटीज और टीचर्स और लैब अच्छी होती थी, तो ओवरऑल टीचिंग क्वालिटी वगैरह भी बहुत राइज कर जाता था। तो बाद में इसको एनआईटी एक्ट बनाया गया। एंड एनआईटी एक्ट में फिर ये श्योर किया गया कि एवरी स्टेट शुड हैव एटलीस्ट वन एनआईटी। और फिर अभी भी वही है उनका कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके उसको वो करती है, फंड करती है। जैसे भी मतलब लैंड एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंटली रन होते हैं। तो एक तो ये हुआ। फिर एक तो और है, और क्या बताने वाला है, एनआईटी। ठीक है। तो एनआईटी हो गया, और क्या है, और भी कोई हाँ, अभी रिसेंट टाइम्स वो भी है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस भी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। बेंगलोर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको बोलते हैं। तो ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। तो इसका भी वही मॉडल है, जैसे आईएम एक्ट है उस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेटिव में पास करती है एक एक्ट, और ऐसे एक इंस्टीट्यूशन की नींव डालती है जिसका स्टार्ट मतलब लैंड एक्विजिशन और एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, एंड लेटर द इंस्टीट्यूट विल हैव द लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी नहीं उसको मतलब इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने रिकरिंग कॉस्ट को डेवलप करे। तो इस तरीके से हमारा हायर एजुकेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे कितने इनरोलमेंट्स होते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, फिर कन्वर्जन की बात है कि कितने लोग कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम +2 टू ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन टू पीएचडी, है ना। पीएचडी की क्वालिटी ना, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट वो है, इशू है। रिसर्च की क्वालिटी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट इशूज है। गवर्नमेंट जैसे जो जो एजुकेशन है उसकी मॉडिफिकेशन, जैसे कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो इतने हैंडीकैप्ड हैं कि दे कैन नॉट वर्क ऑन न्यू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन टाइप्स। तो जैसे अभी करंट ट्रेंड ये है कि इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का डिमांड है, बिकॉज दिस एक्चुअली मेक्स एम्प्लॉयबल एज वेल एज रिसर्च के लिए भी आजकल जरूरी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट सेचुरेट हो चुके हैं। तुम देखोगे कि जैसे पहले जहाँ पे डिपार्टमेंट केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मतलब सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट वाइज होते थे। नाउ डिफरेंट कॉलेजेस आर कमिंग विथ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। पहले भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज थे, जैसे एमबीए और एमएसडब्ल्यू, इस तरह के कोर्सेज को भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज बोलते हैं। बट लेटर वी हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद न्यू इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, जैसे कि डीएस हो गया, डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, पब्लिक पॉलिसी हो गया, है ना, इवन आईआर इज वन ऑफ दैट। तो इस तरह के कई सारे, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गई ना, तो इस तरह के कई सारे, मास कॉम, इस तरह के कई सारे कोर्सेज अब डेवलप हुए हैं जो यूनिवर्सिटी को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज और एडॉप्ट करना पड़ेगा, दे वुड हैव टू डेवलप इट सो दैट बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सके। फिर एम्प्लॉयबिलिटी का इशू हो गया, फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल का इशू है कि क्या सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं, कितनी क्लासेस हो रही हैं। फिर उसमें आपको इसका भी इशू है कि करप्शन का भी बहुत सारा इशू है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेप लेते रहती है, बट इट कुड नॉट वर्क टिल नाउ। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज अ लॉट इन हायर एजुकेशन। तो अभी तक तो हम
टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे बात कर रहे थे। टाइप ऑफ कोर्सेज पे आपको अलग से क्लास ली जाएगी या दिया जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे +2 एक होता है, 10+2 फिर +3, ये जनरल हमारा ग्रेजुएशन का स्ट्रक्चर था। +2 पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन PhD 4 to 7 ईयर जो भी लग जाए। अभी क्या है कि इसको गवर्नमेंट एक दूसरा ये भी था कि 10+3 डिप्लोमा वाला, ये भी था। डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करते हो तो 3 साल में ही होता है। अगर आप सीधा बीटेक करते हो तो 10+2+4 होता था। अगर आप मेडिकल करते हो तो 10+2+4+1.5 या 2.5, ऐसा है कुछ मेडिकल का है। तो इस तरह के अलग अलग स्ट्रीम वाइज अलग अलग ईयर्स और अलग अलग सिस्टम डेवलप किया गया था। 5 ईयर लॉ रिसेंटली डेवलप हुआ जिसमें 10+2+5 था। अदरवाइज लॉ पढ़ने के लिए पहले क्या था, 10+2+3 या 4 का ग्रेजुएशन, एंड देन यू हैव टू डू अ 3 ईयर लॉ डिग्री अगेन। तो इस तरह के कई सारे जो डिविजन्स थे, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया है। यू हैव ऑप्शन टू लीव द कोर्स इन बिटवीन एंड देन ज्वाइन अगेन, देन कंप्लीट द डिग्री। व्हेन यू विल बी लीविंग द कोर्स यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट। तो उसमें अब कोर्सेज को वैसे ड्राफ्ट करना पड़ेगा ना, जैसे मान लो कि कोई 2 साल का कोर्स है, अब उसको ऐसे बनाया गया है कि कंप्लीटली 2 साल जो है वो कुछ ओवरलैपिंग स्टडीज पे है कि जैसे मान लो ऐसे तो सेमेस्टर सेमेस्टर वाइज अलग अलग होता है, बट 2 सेमेस्टर हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो अब यहाँ के बाद कोई आदमी एम्प्लॉयबल होता है, तो ये सारे ऐसे सिंक में बने हुए थे। अब इनको ऐसे बनाना है कि यहाँ पे कोई छोड़े तो ही शुड गेट समथिंग यूनिक, मतलब यूनिक नहीं, कंप्लीट। और फिर ये वाला पार्ट अलग से कंप्लीट है, फिर दोनों मिला के फिर एक अलग कंप्लीट हो। तो उस तरह से ऐसे डिवीजन करना पड़ेगा। तुम देखो जैसे टिस्ट में ही अभी जो नए कोर्सेज बने हैं जितने भी, जैसे सिटी एंड गवर्नेंस के, वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आप 1 साल में भी लीव करो तो यू विल लीव विथ समथिंग कंप्लीट। ऐसा नहीं होगा कि हम आधे में छोड़ के चले गए। पहले क्या होता था कि आप MBA कर रहे हो तो अगर आप 1 साल में छोड़ के चले जाओगे तो आधे में हो गए। तो अभी क्या है कि उसको चेंज किया जाएगा कि कोई आदमी अगर 1 साल का MBA करता है तो उसको भी एक कंप्लीशन की वो आए कि हाँ हम ये चीजें जानते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब तुम्हें हम रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज बता दें। ये तुम साइट फॉलो करते रहना, यू विल गेट वेरी गुड इंफॉर्मेशन हियर। एक सेकेंड, ये एक साइट है AISHE, ये साइट है। इस पे तुम्हें जैसे कुछ कुछ तो अच्छे डेटा ऊपर में ही मिल जा रहे हैं, जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 28.4% का है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है, पीपल टीचर रेशियो क्या है, फिर इसके बाद नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो टोटल है वो 1168 है। तो इसमें सारी चीज़ें तुम्हें, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तुम्हें मिल जाएगा, कॉलेजेस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन कितने हैं, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, और इसका एक रिपोर्ट भी आपको ईयर वाइज पब्लिश होता है विच विल गिव यू द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और वो। ठीक है, तो अब तुमको मेन इस पे ध्यान रखना है कि जो नई नई एक्सपेरिमेंट की जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, या NRI फ्रैंकिंग, या प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, या ब्रिंगिंग, हाँ अभी ये भी चल रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी लाइसेंस दी जा रही है, ओपन देयर कॉलेज कैंपस हियर इन इंडिया। तो ये सब जो है इंडियन एजुकेशन इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करेंगे और इम्पैक्ट करेंगे। दिस कुड बी अ मेजर, नॉट नॉलेज बट मेजर ऑब्जर्वेशनल वो थिंग, कि नेक्स्ट 10 ईयर डाउन द लाइन जो है वो किस तरह का चेंज होता है। तो ऐसे तो ये तो मतलब बड़े चेंज की बात, छोटे छोटे लेवल पे भी कई चेंज होते हैं। जैसे तुम MBA इंस्टीट्यूशंस को भी देखो, तो 2 तरह के MBA प्रोग्राम होते हैं। एक आपका 2 ईयर MBA प्रोग्राम जिसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी होती है 10+2+3, या कई जगह पे टेक्निकल अगर MBA है तो 4 भी। बट एक एग्जीक्यूटिव MBA होता है जो 1 ईयर का होता है,
उसके लिए पहले होता था इंडिया में, ये डिमांड होता था कि 10+2+3 और 4 ईयर की डिग्री और एटलीस्ट 5 ईयर का वर्क एक्स। ठीक है, 60 मंथ का वर्क एक्स। अब बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं, इवन IIMs और ये एक्सेल आ रही, ये सारे जो कॉलेजेस हैं, दे आर ब्रिंगिंग डाउन द दिस रिक्वायरमेंट। तो कई जगह तो 24 मंथ का भी हो चुका है। एक्सेल आ रही ने अभी लास्ट नोटिस दिया, वो 36 मंथ का है। कई सारे IIM जैसे अहमदाबाद वगैरह ने, उन्होंने पहले 5 ईयर से 4 ईयर किया है, बट प्रॉब्लली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वो 3 ईयर भी कर देंगे। PhD जो है उस पर भी बहुत फोकस की जा रही है, बिकॉज इंडियन ग्रेजुएट्स जो है वो PhD नहीं करना चाहते ऑफ कोर्स। जो तो वो प्रॉब्लम्स दिखती है उनको, ये दिखती है कि 7 ईयर की स्टडीज है, नथिंग कंसिडरेबल दे लर्न, है ना, वो भी नहीं समझ में आता है। देयर इज नो रिस्पेक्ट अनटिल आप टीचिंग प्रोफेशन में ही नहीं जा रहे हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल द PhD शुड गो टू टीचिंग ओनली। आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन और अदर रोल्स में भी आप अपॉइंट हो सकते हो, बट इंडिया में ये है कि टीचिंग प्रोफेशन में, और फिर टीचिंग प्रोफेशन में भी कई सारी करप्शंस हैं। तो इस सब की वजह से भी लोग ना रिसर्च नहीं जाना चाहते रिसर्च में। तो नॉट ओनली साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ये सब सारे सब्जेक्ट में अच्छे स्टूडेंट जो रिसर्च के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उनकी अच्छे मतलब कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स, उनकी कमी है। तो ये सब आपको ध्यान देके पढ़ना है। फिर ये तुम्हें, ये रिपोर्ट है, ये एक बार देख लेना इसको। तो और आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा तुम्हें एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, बट आई थिंक यू मस्ट स्टडी दिस, बिकॉज प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के आपको एजुकेशन में ही इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि नाउ दीज डेज एजुकेशन के रिवाइवल और उसके रिवोल्यूशनरी चेंज पे बहुत सारी बात की जा रही है। तो एवरीवन हु इज गुड एट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, कि अब जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है, जैसे 4 ईयर+1 ईयर अलग से पढ़ो, या डायरेक्ट 5 ईयर पढ़ो। ऐसे कई सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट है गवर्नमेंट की, उसको समझना, डिसिप्लिन को समझना, टेस्ट कैसे हो रही है, NTA के इवोल्यूशन को समझना, ये सब जरूरी है। तो ये एक रिपोर्ट पढ़ लेना, और बाकी तुम इस लेक्चर्स का जो भी वो है, रिकॉर्डिंग तो होगा ही तुम्हारे पास, उसको दोबारा चाहो तो देख सकती हो। ये था मेन हमारे